नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद दौर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। 1975 से 1977 तक का आपातकाल। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक विवरण और लेख हैं जिनकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन 21 महीनों में आखिर हुआ क्या था। हमारा मकसद है मुख्य घटनाओं, उनके पीछे की वजहों और नतीजों को सरल तरीके से देखना। वो दौर जब देश में लोकतंत्र पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल ये, आपातकाल लगाया ही क्यों गया? क्या वजह थी? देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1970 के दशक की शुरुआत से ही देश में माहौल ठीक नहीं था। काफी राजनीतिक अशांति थी। हाँ, मैंने पढ़ा है। महंगाई, बेरोजगारी। बिल्कुल, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के आरोप भी। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे। और वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन? हाँ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान हो रहा था और ये आंदोलन काफी जोर पकड़ रहा था। तो एक पृष्ठभूमि तो ये थी। लेकिन फिर वो एक खास घटना हुई है ना, कोर्ट वाली? बिल्कुल, वो एक निर्णायक मोड़ था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। अच्छा। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 के चुनावी अभियान में चुनावी कदाचार का दोषी पाया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी निर्वाचित पद से अयोग्य घोषित कर दिया। इससे तो जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। उनके इस्तीफे की मांग बहुत तेज हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर एक कंडीशनल स्टे, मतलब सशर्त रोक लगा दी। वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन संसद में वोट नहीं कर सकती थी। तो स्थिति काफी उलझी हुई थी। बिल्कुल। और फिर इसी सब के बीच 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। आंतरिक अशांति, ये शब्द बाद में बदला गया था शायद? बिल्कुल सही कहा। ये ध्यान देने वाली बात है। भविष्य में ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन से इस आधार को, आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अच्छा, तो आपातकाल लग गया। अब हुआ क्या? मतलब जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आए, ये जानना बहुत जरूरी है। लगते ही सबसे बड़ा असर हुआ मौलिक अधिकारों पर। वो निलंबित कर दिए गए सारे। जीने का अधिकार भी? हाँ, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी निलंबित था। और जो हेबियस कॉर्पस की रिट होती है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता, हाँ, उस अधिकार को भी लगभग खत्म ही कर दिया गया। मतलब सरकार जिसे चाहे जब चाहे बिना कारण बताए जेल में डाल सकती थी। ये तो बहुत गंभीर बात है। बहुत गंभीर। और इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार, छात्र, एक्टिविस्ट, जो भी सरकार से असहमत थे, उन्हें निवारक नजरबंदी कानूनों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, बिना किसी मुकदमे के। हजारों, मतलब कोई अंदाजा है संख्या का? अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन माना जाता है कि ये संख्या 1 लाख से लेकर 1,40,000 के बीच थी। 1,40,000। और मीडिया का क्या हुआ? प्रेस की आजादी? प्रेस पर तो बहुत सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी खबर छापने से पहले सरकारी अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। मतलब पूरी तरह नियंत्रण? जी, कई अखबारों को सरकारी प्रचार छापने पर मजबूर किया गया। कुछ ने विरोध में अपने एडिटोरियल कॉलम खाली छोड़े, कुछ बंद भी हो गए। और क्या बड़े बदलाव हुए इस दौरान? संविधान में भी कुछ छेड़छाड़ हुई? हाँ बिल्कुल। कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ाने और न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति को कम करने के लिए संविधान में कई संशोधन किए गए। सत्ता का संतुलन सरकार के पक्ष में झुकाने की कोशिश साफ दिखती है। और वो संजय गांधी का जिक्र भी आता है। एक कार्यक्रम को लेकर काफी विवाद हुआ था। हाँ, वो था परिवार नियोजन कार्यक्रम। संजय गांधी के नेतृत्व में इसे बहुत जोर शोर से और कह सकते हैं कि जबरदस्ती से लागू किया गया। इसमें जबरन नसबंदी ये मामले बड़े पैमाने पर सामने आए। जबरन नसबंदी? जी, लक्ष्य पूरा करने के दबाव में बहुत ज्यादतियां हुई, मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान कई मौतें भी हुई। ये आपातकाल का एक बहुत ही काला पक्ष माना जाता है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियनों पर भी शिकंजा कसा गया। हड़तालों पर पाबंदी लगा दी गई। कई मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे मजदूरों के अधिकार भी कम हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो देश एक तरह से तानाशाही की राह पर बढ़ गया था।
लोकतांत्रिक मूल्य खत्म, मानवाधिकार नहीं, बोलने की आजादी नहीं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता से भी समझौता किया गया। हालांकि सरकार ने एक 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी लागू किया था, जिससे कुछ शुरुआती आर्थिक वृद्धि देखने को मिली। अच्छा, कुछ सकारात्मक भी था। हाँ, मतलब आंकड़ों में कुछ सुधार दिखा, लेकिन वो आर्थिक केंद्रीकरण और श्रम अधिकारों के दमन की कीमत पर आया था, तो उसका मूल्यांकन भी उतना सीधा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात की सुबह होती है। इस दौर का कोई अप्रत्याशित नतीजा भी निकला? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। जेलों में बंद जो अलग अलग विपक्षी दलों के नेता थे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, समाजवादी, दक्षिणपंथी, सब। हाँ, समाजवादी, जनसंघ वाले, पुराने कांग्रेसी, गांधीवादी, ये सब जेलों में एक साथ आए। इस साझा अनुभव ने, इस पीड़ा ने उनमें एक अभूतपूर्व एकता पैदा की, जो शायद बाहर रहते हुए कभी ना होती। और इसी से जनता पार्टी बनी। बिल्कुल, इसी एकता ने जनता पार्टी के गठन का रास्ता तैयार किया। और फिर अचानक जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं था? हाँ, ये फैसला काफी अचानक था। शायद उन्हें लगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम और अनुशासन के नाम पर जो हुआ, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, या शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहा हो। वजह बहस का मुद्दा है, लेकिन नतीजा उनके अनुमान के मुताबिक नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। मार्च 1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की भारी हार हुई। जनता पार्टी सत्ता में आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और आपातकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। हालांकि वो सरकार भी ज्यादा चली नहीं। हाँ, जनता पार्टी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से बिखर गई और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौट आई। ये भी इतिहास का एक अलग अध्याय है। हाँ। लेकिन आपातकाल के उस अनुभव से देश ने या संविधान ने कुछ स्थायी सबक सीखे, कोई सुधार हुए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण था 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसने कई बदलाव किए, जैसे आपातकाल की घोषणा के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई, ताकि कोई एक व्यक्ति फैसला न ले सके। सही। और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित न किए जा सकने वाले अधिकारों में शामिल किया गया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को फिर से बहाल किया गया। मतलब भविष्य में सत्ता के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच मजबूत किए गए। और वो शाह आयोग? हाँ, जनता सरकार ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सत्ता के दुरुपयोग, मनमानी गिरफ्तारियों और दूसरे दुर्व्यवहारों के कई मामलों का विस्तार से दस्तावेजीकरण किया। तो संक्षेप में कहें तो ये आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत ही अंधकारमय अध्याय था, लेकिन शायद एक जरूरी सबक भी। बिल्कुल, एक काला अध्याय और एक महत्वपूर्ण सबक। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं और नागरिक स्वतंत्रता, संवैधानिक जांच और संतुलन की रक्षा करना कितना जरूरी है। ये कोई एक बार की लड़ाई नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही कहा। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी रहेगा कि भविष्य में सत्ता के ऐसे दुरुपयोग को पूरी तरह से कैसे रोका जा सकता है, और साथ ही देश को जो वास्तविक आंतरिक या बाहरी खतरे हो सकते हैं, उनसे निपटने की जरूरत के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक मुश्किल सवाल है, पर शायद इस पे सोचना बहुत जरूरी है।